हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है बायोट सावर्ट्स लॉ। तो देखिए बायोट सावर्ट्स लॉ क्या होता है। हम इसको बायो सावर्ट्स लॉ भी बोल देते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। एक्चुअली में आप सभी जानते हैं, यदि हम बात करें, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज आता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई भी चार्ज आता है तो वो क्या फील करता है? फोर्स फील करता है। यदि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो क्या फील करता है? फोर्स फील करता है। ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। इसी के साथ यदि हम स्टडी कर चुके हैं, यदि चार्ज खुद मूव करेगा, यदि चार्ज खुद मूव करेगा तो क्या क्रिएट कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। चार्ज खुद मूव करेगा, उसका मीन्स क्या हुआ? करंट फ्लो हो रही है। तो जब भी कहीं करंट फ्लो होगी तो हमें ये भी पता है क्या क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। पहली बात तो ये, क्या जब भी चार्जेस फ्लो होंगे तो क्या क्रिएट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और यदि कोई चार्ज उसमें आता है तो उसमें क्या अपीयर हो जाता है? फोर्स अपीयर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। चलो हम यहाँ से ही कुछ बात करते हैं कि बायो सावर्ट्स लॉ होता क्या है। तो देखिए बायो सावर्ट्स लॉ क्या होता है। यदि हमने एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए किसी कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा है, यदि हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लें डीएल, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया डीएल, और हमने एक आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ले लिया पी, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? एक तो डिपेंड करेगा कि जितनी ज़्यादा करंट होगी इस वायर में से उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस छोटे से टुकड़े के कारण। ठीक है, दूसरा ये जो छोटा सा हम बात कर रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट, इसके प्रोपोर्शनल होगा कि हम कितना बड़ा ले रहे हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि जो हमने छोटा टुकड़ा लिया है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो डीबी है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। साइन थीटा मीन्स कि डीएल और आर जो मिलके जो एंगल बना रहे हैं, डीएल और आर, आप इस एंगल को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं थीटा, कि डीएल और आर मिलके जो एंगल बना रहे हैं एक उस एंगल पे डिपेंड करेगा साइन थीटा पे। और चौथी बात हम कहेंगे कि एक इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। के ये चारों के चीजें हमने पढ़ी। यदि हमने बोला इसको कंडीशन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, किस तरह से बोल रहा हूं मैं कि पहले यदि मान लीजिए आई के प्रोपोर्शनल है, फिर हम बोल रहे हैं डीएल के प्रोपोर्शनल है, और ये जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बेटा हम उसकी बात कर रहे हैं, और हमने बोल दिया साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, जहां पर थीटा क्या है? इस डीएल के साथ इस आर का डिस्टेंस का जो एंगल बन रहा है वो हो गया, और डीबी जो हो गया प्रोपोर्शनल हो गया किसके? 1/r² के। तो बेटा हम इन चारों केसेस को साथ में इसी तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात आप सभी को क्लियर हुई? ठीक है, हमने इन चारों केसेस को एक साथ लिख दिया, और यही यहाँ पे जो ये आइडियल दिख रहा है, ये आइडियल जो साथ में लिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। इसको साथ में बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये आ गया डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अच्छा, मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या लगा दूंगा? एक कांस्टेंट लगा दूंगा, और एक कांस्टेंट जब मैंने लगाया तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगा वो लग गया μ0/4π, μ0/4π। अच्छा, ये तो मैंने कांस्टेंट लगा दिया, लेकिन कांस्टेंट लगाने के बाद में मैंने क्या किया है देखिए। अच्छा, इसको मैं एक फॉर्म में एक बार ऐसे भी लिख देता हूँ, dB इक्वल्स टू μ0/4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। मैंने μ0/4π क्या लगा दिया है? एक कांस्टेंट लगा दिया। अच्छा, एक बात आप ध्यान रख दीजिए कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था ना वो डिपेंड करता था चार्जेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता था? चार्जेस पे। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करेगा ना वो करेगा करंट एलिमेंट पे। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? करंट एलिमेंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका डिपेंड करता था चार्जेस पे, और मैग्नेटिक फील्ड आपका डिपेंड करेगा किस पे? करंट एलिमेंट पे। तो ये सब बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए क्या कि यदि यहाँ पे मैंने ये जो μ0/4π लगाया वो एक कांस्टेंट लगाया सॉरी, μ0/4π जो मैंने लगाया एक कांस्टेंट लगाया, और μ0/4π की जो वैल्यू होती है
वो होती है 10⁻⁷ टेस्ला मल्टीप्लाई मीटर अपॉन एम्पियर। बेटा ये क्या होती है, इसकी एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। अब हमने क्या किया, इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इस पूरी इक्वेशन को यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डीएल साइन थीटा है। करंट को तो मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, तो ये जो डीएल साइन थीटा यहाँ पे आपका आ रहा है, इसको मेरे को क्या करना है, यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, यदि मैंने मान लिया ऊपर भी मैंने आर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे एक आर बढ़ा दिया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप इसको खोलोगे तो अभी भी क्या आ रहा है, डीएल आर साइन थीटा, और आर से आर कट जाएगा। तो बेटा यही इसकी मेन फॉर्म होती है, जिसको हम लर्न करते हैं, क्वेश्चंस में काम में लेते हैं। फिर इसी के साथ b इजिकल्स टू क्या हो गया, db इजिकल्स टू μ0/4 पाई हमने इंटीग्रेशन कर दिया आई डी एल मल्टीप्लाई आर अपॉन आर क्यूब का। तो बेटा इस पूरे को हम बोलते हैं बायो सावर्ट्स लॉ। ठीक है, बायो सावर्ट्स लॉ। तो बात समझ में आ गई आप सभी को, बायो सावर्ट्स लॉ कैसे करें। यदि यहाँ पे मैं बात करता हूँ डायरेक्शन देने की, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन देने की, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन दी जाती है ना स्टूडेंट्स, तो वो दी जाती है, चलो ये बात समझ में आई आप सभी को। यहाँ पे जो हम डायरेक्शन देते हैं स्टूडेंट्स, वो दी जाती है राइट हैंड पाल्म रूल। तो देखिए राइट हैंड पाल्म रूल क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। यदि मैं ये जो अपना थंब है राइट हैंड का, उसको यदि मैं करंट की डायरेक्शन में रखूं, और ये जो मेरी फिंगर्स हैं, ठीक है, या फिर ये फिंगर्स वाला जो पोर्शन है, वो इन दोनों को, करंट को और फिंगर्स को, दोनों को मैं 90 डिग्री पे रखूं, तो ये तो बन गया 90 डिग्री वाली लाइन जिसमें करंट जा रही है, तो उसको उस डायरेक्शन में तो मैंने रखा थंब को। और ये जो मेरी फिंगर्स थी, इनको रखा मैंने उस डायरेक्शन पे जहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखिए ये तो मेरा रहा थंब इसका डायरेक्शन में, और ये मेरी रही फिंगर्स इस पॉइंट की डायरेक्शन में। तो इन दोनों के 90 डिग्री पर, इन दोनों के 90 डिग्री पर क्या बनेगा, इन दोनों के 90 डिग्री पर ये वाली लाइन बनेगी परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे मेरी हथेली का फेस है, जहाँ पे मेरे स्पाम का फेस है, वहाँ पे क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए करंट यदि यहाँ जा रही है और डिस्टेंस यदि ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, अंदर की तरफ। कहाँ रहेगी, अंदर की तरफ। और आपको पता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, तो उसको हम शो करते हैं इस तरह से, इनवर्ड। कैसा, इनवर्ड। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो आप ये बात बताएंगे कैसा है, इनवर्ड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या था, राइट हैंड पाल्म रूल। इसी के साथ और भी बहुत सारे रूल होते हैं, जैसे राइट हैंड थंब रूल है, कि मान लीजिए किसी करंट कैरिंग वायर को यदि हमने इस तरह से पकड़ा, ये रेस करूं, देखिए अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो किसी, जैसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, उसको यदि मैं इस तरह से पकड़ता हूं कि थंब तो मेरा रहता है किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें से करंट मान लीजिए ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो अब मेरी जो फिंगर्स हैं इस थंब के साथ 90 डिग्री में कहाँ घूम रहे हैं, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो बेटा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो होगा इनवर्ड, तो राइट हैंड थंब रूल समझ में आया। अब यदि मान लीजिए करंट इस तरह से बह रहा है, तो मैं किस तरह से पकड़ूंगा वायर को, इस तरह से। तो अब की बार जो मेरी डायरेक्शन बन रही है फिंगर्स की, यदि 90 डिग्री लेके करता हूं तो कहाँ बन रही है, आउटवर्ड। तो इस वाली कंडीशन में कैसा बनेगा, आउटवर्ड। तो समझ में आया, ये होता है राइट हैंड थंब रूल। दोनों रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे, पाल्म रूल और थंब रूल। कैसे करते हैं थंब रूल में, उसको वायर को पकड़ा और जहाँ पे हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन आएगी उसको हमने क्या डिनोट कर दिया, इनवर्ड, और उसी के अकॉर्डिंग डिनोट कर दिया आउटवर्ड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। ओके, और ये एक आता है आपका, अब हम लिमिट एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं इसके। तो देखिए फर्स्ट हम जो आज एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं अभी वो है कि किसी भी एक कॉइल के अंदर यदि आई करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसकी अब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ।
तो देखिए एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें अलग अलग शेप्स को लेके उनका क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जहाँ पे वो निकलवाना चाह रहा है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में किया था, तो ऐसे ही अब हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो हम बोल रहे हैं एक यदि कोई लूप है उसके अंदर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। हम क्या बात कर रहे हैं, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, dv इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बायो सावर्ट्स लॉ यही कहता है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने बायो सावर्ट्स लॉ सीखा है कि उसका फॉर्मूला ये आता है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे बात करेंगे जो थीटा एंगल होता था वो क्या होता था, आर और यहाँ पे जो करंट एलिमेंट होता था उनके बीच का एंगल, आर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल। तो करंट एलिमेंट ये है, तो देखिए करंट एलिमेंट तो ये है और आर ये है, तो दोनों के बीच में एंगल, तो आप मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है। यदि दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल जो बना वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो मैंने बोला एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर इज 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो अब इस फॉर्मूले को मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब ये मैंने जो डेल्टा भी निकल गया है इस छोटे से हिस्से का निकल गया है, और आपको पता है यदि हमने छोटे से हिस्से का निकाल लिया और पूरे का निकालना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट हम यूज लेने वाले हैं, हमने छोटे से के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम निकाल चुके हैं, और यदि हमें पूरे के लिए निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फॉर होल कॉइल, यदि हम पूरी की पूरी कॉइल के लिए हम निकालना चाहें तो इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दीजिए, b इज इक्वल्स टू डेल्टा बी dv, ओके। और इसका इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा आप सभी को पता है यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, इसके बीच की जो रेडियस होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, केवल क्या कांस्टेंट नहीं है, dl। तो उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो b इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर क्या बन गया, केवल dl। अच्छा ये छोटा सा हिस्सा है, और जब इससे पूरी की पूरी क्या बन रही है, सरकमफेरेंस बन रही है, किसकी, सर्किल की। तो सर्किल की जब हम dl का जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, सर्किल के सरकमफेरेंस के इक्वल आ जाएगा, और यही सरकमफेरेंस के इक्वल हम करते हैं। तो देखिए b इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो यहाँ से बेटा हमने क्या किया, आर से आर कट, और ये मैं दूसरे मार्कर से कट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आर से आर कट और पाई से पाई कट। तो बेटा यहाँ से b की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आई, b की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आई, y म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर, म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर। तो बेटा ये तो मैं r जहाँ पे क्या है, r इज द रेडियस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस ऑफ कॉइल, ठीक है। r जो यहाँ पे है वो रेडियस ऑफ कॉइल है। अच्छा ये तो हमने केवल लगाई एक चक्कर के बारे में, यदि मेरे मान लीजिए कॉइल यदि n टर्न्स कर रही है, कितने n, इफ फॉर n टर्न्स, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू जीरो n आई, चलो कैपिटल N लिख देता हूँ, अपॉन 2 r। तो बेटा ये हमारे पास जो निकल के आता है ना, ये रिजल्ट आता है कि कोई भी यदि कॉइल है, कोई भी यदि लूप है, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर। तो आप सभी को ये बात क्लियर हुई कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यस स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर हुई कि किस तरह से कॉइल के अंदर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।
अच्छा, एक हम वो क्लॉक फोर्स रूल भी पढ़ते हैं। तो क्लॉक फोर्स रूल क्या कहता है? एक सिंपल सा है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे हमने एन दिया है, ठीक है, तो एन की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यदि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हमेशा, यदि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? आउटवर्ड, आउटवर्ड। और यदि करंट इस तरह से, मतलब साउथ पोल से हो रही है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा इनवर्ड। हालांकि ये सब बातें आप उससे भी जान चुके हैं, जो आपके हैंड रूल जो हमने पढ़ा था, राइट हैंड रूल, उससे भी हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई किस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला करंट कैरिंग लूप में, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यदि मान लीजिए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो अभी तो हमने उसके सेंटर पे निकाला था। अब यदि हमें उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पे पॉइंट पे, तो अब हम क्या करेंगे? तो ये एक अलग कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। तो देखिए क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, यदि हमें x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट दिया है और फिर हमें p पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी सर्कुलर कॉइल के कारण। तो देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। यदि मान लीजिए हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया dl, ठीक है, आईडीएल करंट कैरिंग वायर ले लिया, करंट एलिमेंट ले लिया IDL, ठीक है, IDL। अब यदि हम बात करते हैं कि इस छोटे से टुकड़े के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे, कितना होगा और कहाँ होगा, तो देखिए ये एक छोटा सा टुकड़ा है। तो देखिए यहाँ पे करंट किस तरह से फ्लो हो रही है, करंट किस तरह से फ्लो हो रही है? नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैंने इस थंब को इधर रखा, इस तरह से करंट, मान लीजिए कॉइल इस तरह से, कॉइल इस तरह से, तो राइट हैंड को हम इस तरह से लिखेंगे और इन हथेलियों को कहाँ पे रखेंगे? इस पॉइंट की तरफ। तो ये इस तरह से बना, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ दी जाएगी? इसके परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया था इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन तो हो गई ऊपर वाले के लिए, तो ये dB। इसी तरह से एक छोटा एलिमेंट आपको नीचे भी ले सकते हैं, और नीचे जब आप छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी बेटा इसी तरह से ये निकल के आएगी dB, ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे हमने बना दी इसकी नॉर्मल। अब जब हमने यहाँ पे एंगल्स के बारे में देखा तो आप देखें ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। यदि और ये वाली और ये वाली, ये भी एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। तो यदि ये फाई है तो बेटा ये भी क्या हो गया? फाई हो गया, ठीक है। ये भी इस कंडीशन में क्या हो गया? फाई हो गया। अब हम इसके क्या कर देते हैं, ये भी फाई हो गया, ये तो पी पॉइंट है ही, ठीक है। अब देखिए, अब हमने इसके फैक्टर्स किए तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो फैक्टर क्या आ गया? dB साइन फाई, और यहाँ पे जो फैक्टर आया वो आया dB cos फाई, और यहाँ पे भी dB cos फाई। यस स्टूडेंट्स, यही आएगा, ठीक है, dB cos फाई और dB cos फाई। अब dB cos फाई dB cos फाई से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और आपने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द DL। छोटे से पोर्शन के कारण यदि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ04 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से ही हम लिख सकते हैं, यदि हमें पूरा का पूरा निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे के कारण निकालना है, तो केवल किस डायरेक्शन में मिलेगा? हमें इसी डायरेक्शन में मिलेगा, dB sin फाई। ओके, तो इसको तो इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। आप सभी को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? मैंने डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन निकाल के उनके फैक्टर्स कर लिए और मुझे पता चला dB sin फाई केवल इसी डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। अब इसी डायरेक्शन में जब मुझे मिल रहा है तो मैंने उसको क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। यहां से यदि मैं बात करूं इन ट्राइंगल OPX, OP और X, तो आपको ट्राइंगल OPX में यदि मुझे साइन फाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे साइन फाई एक अनडिफाइंड टर्म है, तो साइन फाई को आप कैसे लिख सकते हो? साइन फाई को आप कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स? साइन फाई को आप लिख सकते हो क्या कि दैट इज द R अपॉन में
क्या होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो r अपॉन r। यस स्टूडेंट्स, यही लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 मैंने नाम दे दिया। तो बेटा बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 2 एंड बाई इक्वेशन 3, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ। सो बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 2 एंड बाई इक्वेशन 3, हम इन तीनों इक्वेशंस को साथ में लिख देंगे। तो ये तीनों को यदि मैंने साथ में लिखा तो इस वाली टर्म को लिख दिया, और इसको यदि इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या इस यही वाली वैल्यू आनी चाहिए। यदि मैं इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या और आना चाहिए, साइन फाई। यदि इसको इंटीग्रेशन करता हूँ तो टोटल सम ये आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बात साइन थीटा की। ठीक है, साइन थीटा, साइन फाई की वैल्यू हमने लिखी दी है पहले ही। ठीक है, कि साइन फाई की वैल्यू मैंने पहले ही इसके साथ लिख दी है, तो आपका डीवी बना था, और जब इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, बीजीगस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि साइन थीटा क्या होगा। तो आपको पता है थीटा क्या होता है, थीटा करंट एलिमेंट और जो इसकी डिस्टेंस होती है उस पी पॉइंट से उनके बीच का एंगल होता है। तो आप देखिए, मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, कॉइल आपको ऐसे दिख रही है। यदि मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, तो इससे जब भी हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे ना बेटा कॉइल से, करंट से, तो थीटा थीटा 90 डिग्री बनेगा। जब भी हम कॉइल की बात करें, आपको ये एंगल दिख रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। यदि कॉइल के साथ हम बात करते हैं तो कॉइल के साथ ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कॉइल के साथ यदि हम बात करते हैं तो कॉइल के साथ ये लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इस कॉइल के साथ 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम बात करेंगे b इजिकल्स टू म्यू 0 4 पाई आई आर आर क्यूब डी एल। बेटा इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन के लिए टर्म्स देखते हैं कि कौन सी कांस्टेंट है। अच्छा, ये हमने छोटे से पोर्शन के लिए निकाला है, और अब हम इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। पहले हम अनकॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं। 0/4 पाई अपॉन यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, आई, जो इसकी रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, आई आर। और लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये कांस्टेंट तो है, लेकिन हमें क्या है, चलो इसको अभी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हर एक कंडीशन में ये डिस्टेंस तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएल की। डीएल हमें नहीं पता, और इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन करोगे 0 से 2 पाई आर के रेस्पेक्ट में, 0 से 2 पाई आर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से 2 पाई आर कैपिटल आर लिखेंगे, तो बी इक्वल टू हमारे पास आ गया म्यू 0/4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, और डीएल का किया तो 2 पाई आर। यस स्टूडेंट्स, 2 पाई आर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हुई होगी कि हमने क्या किया है। चलो इससे हम फाइनल आंसर लिखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम आर क्यूब को भी रिप्लेस कर देते हैं। देखिए हम आर को रिप्लेस कैसे करेंगे, आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रेस कर देता हूँ। तो देखिए, यदि हम मैं बात करता हूँ ट्राइंगल OPX, तो आपको ही पता है ये राइट एंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ से बेटा मैं निकाल सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस, मतलब यदि हम इस डिस्टेंस को मैंने x माना है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बस, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आर वाली टर्म जो है वो हमने मानी है, उसने तो हमें केवल क्या दिया है, उसने तो हमें आर दिया है और एक्स डिस्टेंस दिया है, तो हमारा आंसर भी इसी में आना चाहिए। तो अब हमने आर को भी रिप्लेस कर देना है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू 0/4 पाई इंटू में आई आर 2 पाई, अब यार स्क्वायर हो गया और 2 पाई साथ में लग रहा है, 2 पाई अपॉन में क्या आ गया, आर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमें ये भी फॉर्मूला ही है अलोंग द एक्सेस, और यहाँ पे हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अलोंग द एक्सेस। डायरेक्शन क्या मिल गई, अलोंग द एक्सेस। पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू 0 2 आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
3/2। बेटा जो हमारा फाइनल आंसर आता है ना उसमें वो टर्म नहीं आनी चाहिए जो हमने लेट करी है। तो यहाँ पे एक भी ऐसी टर्म नहीं है जो हमने लेट करी है। उसने हमें दिया था एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और हमें एच जिसकी रेडियस आर है और हमें एच डिस्टेंस पे क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया अलोंग दी एक्सिस। ओके, अलोंग दी एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक बस इतना ही। ठीक है, तो आप सब इन सब चीज़ों का रिवीजन करिएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आज चीज़ें बताई हैं इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान से स्टडी करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स।